अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में पीर की रात और अक्टूबर की 27 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और अक्टूबर की 28 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले जिक्र उस खबर का जो हर तरफ से सुर्खियों में है, हर किस्म की चमगोइयाँ हो रही हैं, हर किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। और वो लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, जो कि पेशावर के कोर कमांडर हैं, उनकी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला सोहेल आफरीदी के साथ मुलाकात से मुताल्लिक है। खबर यह है कि वजीर आला आफरीदी को ये पैगाम पहुंचाया गया था कि पेशावर के कोर कमांडर उनसे मिलना चाहते हैं, और उसके जवाब में वजीर आला ने कम्युनिकेट किया कि चूंकि वो एक आईनी ओहदा रखते हैं, लिहाजा उनके ओहदे की मुनासबत से वो कोर कमांडर से मिलने उनके दफ्तर नहीं जा सकते। कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि शायद इससे पहले थोड़ी तलखी भी हुई, ये पैगाम रसानी की जा रही थी। और उसके बाद फिर खबरें ये हैं कि कोर कमांडर बुखारी खुद चलकर वजीर आला के ऑफिस गए, वहां पर उनसे मुलाकात की, वन ऑन वन मुलाकात थी, जहां पर के कोट अनकोट उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई। और जो इत्तलात हर तरफ आ रही है, चूंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी इस पर खामोश है, और ISPR भी इस पर खामोश है। लेकिन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग हैं, तो वो जो इत्तलात दे रहे हैं उनके मुताबिक इस दौरान जब उनकी चीफ मिनिस्टर आफरीदी से बात हुई, तो इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, जहां पर के सोहेल आफरीदी ने एक मरतबा फिर अपने उस अज़्म का इजहार किया कि वो हर किस्म के फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते रहेंगे, और साथ ये कि इसकी जगह कुछ और रास्ता निकाला जाए जिसके ज़रिए यहाँ पर अमन लाया जा सके। और बीच में किस किस्म का मुकालमा हुआ है, जाहिर है ये तो मालूम नहीं, क्योंकि जिस तरह के सरकारी एलामिया जारी नहीं हुआ तो हम कोई कयास नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है, यानी जो इस दौरान, जो इन दिनों में कुछ हुआ है, यानी जुम्मे से लेकर आज तक, अगर उस पर नज़र दौड़ाएं और उसके बाद फिर इस मुलाकात का जायज़ा लें, तो फिर तस्वीर कुछ मुख्तलिफ सामने आती है। देखिए, इत्तला यह है कि जुम्मे के दिन ये मुलाकात हुई, और जुम्मे ही के दिन सुहेल आफरीदी ने चारसद्दा में एक काफ़ी बड़ा अमन जरगा किया, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी गर्मा गर्म तकरीर की। और उसके बाद फिर यकीनन आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि चीफ मिनिस्टर आफरीदी और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान मजीद पैगाम रसानी ना हुई हो, क्योंकि यकीनन इत्तलात हर तरफ से ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में उनके बयानात पर डिस्कम्फर्ट मौजूद है। और उसके बाद फिर जब वो खैबर आए, तो खैबर में उन्होंने जो अमन जरगा किया, जहां पर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से मेरा ख्याल है वो किया गया था, कि जहां पर PTI के झंडे तकरीबन ना होने के बराबर थे, वहां पर या अमन के झंडे थे या पाकिस्तान का झंडा था। वहां पर एक मरतबा फिर उन्होंने काफ़ी जानदार और जोशीला खिताब किया, और एक मरतबा फिर उनकी तोपों का रुख पाकिस्तानी सिक्योरिटी पॉलिसी थी, और उस सिक्योरिटी पॉलिसी को तनकीद का निशाना वो बनाए थे, जिसका निशाना उनके अपने लोग बन रहे हैं, यानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लोग, जहाँ से उनका अपना ताल्लुक है। फिर जब वो करक में गए एक दिन बाद, और फिर करक में तो उन्होंने DG ISPR का नाम लेकर उनको उनको जवाब दिया बुनियादी तौर पर, क्योंकि उनका ये गिला था कि DG ISPR स्पेशली पेशावर आए, और वहाँ उन्होंने चीफ मिनिस्टर आफरीदी के खिलाफ इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की। तो यूँ अगर आप ये सीक्वेंस देखें, तो मुलाकात के बाद से जो सोहेल आफरीदी हैं, इनकी ज़ुबान में तल्खी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और साथ ये कि उनकी ज़ुबान में कुछ ऐसा महसूस होता है कि शायद वो गुस्सा भी हैं, गुस्सा उतार भी रहे हैं, और पैगाम ये भी दे रहे हैं कि आपने जो करना था कर लिया, अब मैं भी वो करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लगता यह है कि शायद इस वक्त वहां पर एक तसादुम की फजा बन रही है। इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट आज उनकी इमरान खान से मुलाकात है। जब तक ये वीडियो आए, शायद उस वक्त तक ये जो इसका फैसला भी हो चुका हो कि उनको इजाज़त दी गई या ना दी गई हो। अगर उनको इजाज़त दी गई, जो कि एक बहुत अच्छी खबर होगी, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट में वो लोग जो कि ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, जो गैर कानूनी और गैर आईनी है, यानी उनका ये रोल ही नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, तो उसके बाद ये पैगाम जरूर लोगों को पहुंच सकता है कि हाँ, रिकन्सिलिएशन की तरफ बात जा रही है। लेकिन अगर उनको इजाज़त ना दी गई, तो इसका मतलब फिर यही लिया जाएगा कि यहाँ पर बिल्कुल तसादम के लिए मामलात बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन चुके हैं, बल्कि बन रहे हैं, क्योंकि हमेशा के लिए मामलात हाथ से उसी वक्त निकलते हैं जब दोनों जानिब से एक पोजीशन ले ली जाए। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने तो पोजीशन उस वक्त ले ली थी जब DG ISPR स्पेशली पेशावर आए, और वहां पर उन्होंने एक इंतहाई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जहां पर कि उन्होंने हर किस्म की तनकीद की। तकरीबन कोई घंटे से ज्यादा लेक्चर दिया वहां पर पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी होते कैसे हैं। और फिर उन लोगों को वो लेक्चर दे रहे थे जो कि पहले से दहशतगर्दी का शिकार हैं, जो पहले से वायलेंस का शिकार हैं। लिहाजा ये जो पूरा मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, मेरी राय में इसको बहुत बेदर्दी से मिस हैंडल किया जा रहा है। तो यूं ये जो मुलाकात और मुलाकात के बाद जो बयानिया सामने आया, तो लगता यह है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त न दी गई, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैदान तसादुम के लिए तैयार हो रहा है। और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसका नतीजा कुछ भी हो, इसका सबसे बुरा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के वो करता धरता, वो ताकतवर शख्सियात जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो तो प्यादे हैं, उनको तो जो कहा जाएगा वही करेंगे। जो असल हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा को इस तरीके से मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले सूबे के लोगों का जो मैंडेट है, उसको इज्जत और एहतराम देना इनका फर्ज है। और ये उनको अदा करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो यहाँ पर मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे, हाथ से निकल जाएंगे, कोई इसको काबू नहीं कर पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब देखेंगे, इस पर नजर रखेंगे कि क्या इसका असर ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत पर होता है कि नहीं। अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर है। अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब अमेरिका के अंदर दाखिल होने वाले जितने भी अफराद हैं, जिनमें ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं, उनका जो बायोमेट्रिक चेक्स हैं वो मैंडेटरी हैं। यानी उनकी तस्वीर भी जो है मुकम्मल तौर पे खींची जाएंगी, उनका पूरा बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। क्योंकि इसका मकसद यह है कि लोग जो ओवर स्टे करते हैं यहाँ पर, जो लोग वीज़े पर आते हैं, यहाँ पर रह जाते हैं, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, उनकी तस्वीर वहीं पर ही ली जाएंगी। और जो उसके अलावा भी जितने भी बायोमेट्रिक के सिस्टम्स हैं वो उन पर लागू किए जाएंगे। और इस नए सिस्टम पर 26 दिसंबर से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस पर सवालात भी उठा रहे हैं कि ये शायद लोगों की जो सिविल लिबर्टीज हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। और इस रेगुलेशन पर जो अमल दरामद है वो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन करेगी। तो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो है, इन लोगों का जो डेटा है वो एट द टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर 2-3 चीज़ों के लिए चेक करेगी। एक ये कि उनकी आइडेंटिटी, इसके लिए देखिए कि कहीं इन्होंने कोई फ्रॉड में तो नहीं शामिल, आइडेंटिटी फ्रॉड में नहीं शामिल। उनके वीज़ा ओवर स्टेज को चेक किया जाएगा कि कोई ज़्यादा ओवर स्टे तो नहीं कर रहे। क्योंकि कहते हैं कि कोई 11 मिलियन जो इस वक्त अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन है, उनका 42% उन अफराद पर मुश्तमिल है जो अमेरिका आए और यहाँ से फिर वापस नहीं गए, यानी ओवर स्टे की वजह से वो यहाँ पर छुप गए। और वही अमेरिका को इस वक्त मतलूब भी हैं, उन्हीं को अमेरिका पकड़कर अमेरिका बदर भी कर रहा है। और आने वाले 3 से 5 सालों में इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद अमेरिका के हर हर एयरपोर्ट पर किया जाएगा। फिलहाल मेरा ख्याल है बड़े एयरपोर्ट से शुरू होगा, लेकिन फिर यह अमेरिका के हर एयरपोर्ट तक इसकी तौसीह कर दी जाएगी। और इस दौरान ये एक नया जो प्रोग्राम सामने लाया जा रहा है, इसका मकसद बुनियादी तौर पर किसी को टारगेट करना नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका मकसद ये ज़रूर है कि ओवर स्टेज को रोका जा सके, ताकि जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आएँ, अपना वक्त गुजारें, लेकिन अपने टाइम पर अमेरिका छोड़ें। अब चलते हैं एक और खबर की जानिब, जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से है, जो कि गजा के लिए बनाई जा रही है। सदर ट्रंप के 21 पॉइंट नुकाती जो प्रोग्राम है, अमन मंसूबा है, जिस पर इस वक्त अमल दरामद हो रहा है। गजा में इस वक्त सीज फायर मौजूद है। तमाम जितने भी लोग जो कि इसराइली जो कि हमास की तहवील में थे वो रिहा हो गए हैं। उनकी डेड बॉडीज, आज भी एक डेड बॉडी हमास ने इसराइल के हवाले की, और इसी तरह इसराइल ने कोई 1800 के करीब फ़लस्तीनियों को जेल से रिहा किया। और अब बात हो रही है कि गजा का मुस्तकबिल क्या होगा। और गजा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जो ये प्लान है, उसके तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स या आईएसएफ बनाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नाम आ रहे थे। इनमें इंडोनेशिया ने तो बाकायदा, उनके जो सदर हैं जो कि एक साबिक जर्नैल हैं, उन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में अपनी तकरीर के दौरान सितंबर में ऐलान किया था कि इंडोनेशिया 20,000 फौज गजा भेजने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसा ही इंटेंशंस जो हैं वो कुछ और ममालिक, स्पेशली टर्की की जानिब से भी सामने आई थी, कि वो भी तैयार थे कि अपनी फौज को गाजा भेजें। लेकिन इसराइल को तुर्की की फौज पर एतराज है, वो नहीं चाहते कि इसराइली के तुर्की की फौज वहां आए। जबकि पाकिस्तान और अजरबैजान का नाम भी लिया जा रहा है। यानी जो टाइम्स ऑफ इसराइल में जो खबर छपी, इससे पहले यहाँ पॉलिटिको में कुछ दिन पहले यह खबर छपी थी कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान का नाम लिया जा रहा है कि इन तीनों मुल्कों की अफवाज वहाँ भेजी जाएंगी। और अब जो ये टाइम्स ऑफ इसराइल में खबर छपी है, वो बता रहे हैं कि जी, कनेसेट जो कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है, उनकी एक कमेटी को
गुज़श्ता दिनों एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें बताया गया कि जो फोर्सेज यहाँ आएंगी आईएसएफ के तहत, उनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान की अफवाज शामिल होंगी। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं, और इसको मैं मिलाता हूँ फिर आसिम मुनीर साहब की इस इलाके में मौजूदगी से भी। लेकिन जो ये आईएसएफ है ये करेगी क्या यहाँ पर, ये अभी बिल्कुल क्लियरली वाजह नहीं है कि क्या करेगी। लेकिन इस वक्त तक जो कुछ मालूमात सामने आई हैं, तो एक तो ये कि इनकी जिम्मेदारी ये होगी कि चूंकि गजा की जो इस वक्त हुकूमत है, वो पहले तो हमास चलाती थी, लेकिन हमास अब विड्रॉ हो गई है। अब वहां पर एक खलीज है, और उसको पुर करने के लिए शायद फलस्तीनी अथॉरिटी जो है, या महमूद अब्बास का जो फैक्शन है, उनको यहाँ पर हुकूमत का जो कारोबार है वो चलाने के लिए उनको एक कमेटी में शायद नुमाइंदगी मिलेगी, कोई कलीदी रोल मिलेगा, लेकिन होगी वो कमेटी, और वो उसको चलाएगी। तो उसके तहत जो ये आईएसएफ है, ये वहाँ की पुलिस को ट्रेन करेगी, वहाँ का नज्म और नस्क चलाने में उनकी मदद करेगी, अमन आमा कायम रखने में भी मदद करेगी। और ये अमन आमा कायम रखने में भी मदद करना सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सदर ट्रंप ने, अगर आप देखिए, गुज़श्ता कोई 3 हफ्तों के दौरान एक से जायद मरतबा वो हमास को वार्निंग दे चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को गैर मुसल्लह करना है। और कम अज कम एक बयान में उन्होंने हमास को ये वार्निंग दी है कि अगर आप खुद गैर मुसल्लह ना हुए तो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल की जाएगी, फौजी ताकत। ये वादे नहीं कि वो फौजी ताकत अमेरिका इस्तेमाल करेगा या कोई और, ये वादे नहीं है। हो सकता है अमेरिका ही करे, मेरी अपनी जाती राय है कि जब वो बात कर रहे हैं तो वो अमेरिका की बात करें, वो किसी और की बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जब अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है जो अमेरिका कर रहा है, और यहाँ पर आईएसएफ की फोर्सेस भी मौजूद हैं, तो उसके ग्राउंड रूल्स अभी तक तय नहीं है, और उसके अंदर किस किस्म के इनका किरदार होगा, इनका क्या रोल होगा, ये कहाँ बैठेंगे, ये कहाँ पर बैठकर नजारा करेंगे अगर कोई ऐसी वहां पर कोई लड़ाई होती है ताजा। तो इसलिए ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रे एरिया है, इसके अंदर कोई वजाहत नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि होना क्या है। और इसमें फिर पाकिस्तान का नाम आना, क्योंकि पाकिस्तान के पास, याद रखिए कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन है, पाकिस्तान के पास इसमें तजुर्बा, शायद ये 3 ममालिक का जो नाम लिया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो पीस कीपिंग का तजुर्बा है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्गो और मुख्तलिफ सोमालिया, मुख्तलिफ ममालिक में अपनी फौज भेज चुका है। तो पाकिस्तानी अफवाज के पास ये बहुत पुराना तजुर्बा है, तो वो अगर गजा जाते हैं तो शायद उनकी ये अहलियत तो है कि वो यहाँ पर किसी हद तक अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसके ग्राउंड रूल्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, और ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं है, तो लिहाजा बहुत सारे सवालात हैं और उनके जवाबात नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान ने, यानी किसके कहने पर ये कमिटमेंट दी है, क्या अगर ये वाकई बात सच है, क्योंकि हर तरफ बात तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत खामोश है, पाकिस्तानी रियासत खामोश है, उनकी जानिब से अब तक एक लफ्ज नहीं कहा गया। लेकिन कुछ इकदामात ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा कुछ बोल रहे हैं। आप देखिए कि जब से ये खबरें आई हैं, तो उसके बाद से इस इलाके में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। 23 अक्टूबर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे मिस्र, और वहां उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल जनरल सीसी से हुई, जो कि एक मिस्र के सदर भी हैं, और खुद साख्ता सदर हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जाहिर है कि वहां पर बिल्कुल फौजी राज है। वहां पर उनकी मुलाकात हुई। मिस्र के बारे में मैंने जिक्र किया था कि मिस्र के साथ पाकिस्तान के कोई खास ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे, लेकिन ये जो दौरा था ये गैर मामूली इसलिए था कि एक ऐसे वक्त हो रहा था जब बात पाकिस्तान की बाज़गश्त थी कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेज रहा है। और ये भी सबको मालूम है कि यहाँ पर जो भी किरदार होगा, तो वहाँ पर जो फौजों को कंट्रोल करने और इस इलाके में नज्म नस्क चलाने में, गजा में जो बहुत बड़ा बुनियादी किरदार अदा करेंगे, वो टर्की, इजिप्ट और अमेरिका होंगे, क्योंकि ये गारंटर्स भी हैं, और साथ कतर भी। तो अमेरिका भी होंगे, लेकिन जो फौजी सरबराही है शायद वो मिस्र ही के पास हो। तो इसलिए उस, अगर आप पैराए में उसको देखें तो बहुत अहम है। फिर यहाँ से वो 25 तारीख को अम्मान यानी जॉर्डन गए। वहां पर उन्होंने किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। उनकी तस्वीर भी हर तरफ मौजूद है, किंग अब्दुल्ला और एक तरफ खड़े हुए हैं, और जो उनके बेटे हैं वो दूसरी जानिब खड़े हुए हैं। और वहां पर भी उन्होंने बुनियादी तौर पर बातचीत की कि किस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और ताल्लुक को बढ़ाया जाए। अब एक और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान भी ताल्लुकात इंतहाई सतही हैं। हाँ, ये बात सही कहे कि पाकिस्तान और जॉर्डन की फौज अफवाज के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर जियाउल हक जब 1970 में यहाँ पर फ़लस्तीनियों की एक अपराइजिंग हुई थी, तो उसको क्रश करने के लिए पाकिस्तान फौज के उस वक्त के ब्रिगेडियर जियाउल हक गए थे। और उन पर यह इल्ज़ाम था कि वहाँ पर जो हज़ारों लोग मारे गए थे उस ऑपरेशन में, वो उसमें जियाउल हक का भी बहुत बड़ा हाथ था, ये उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन
یہاں ان کی موجودگی اور یہ جو پاکستان اور جارڈن کے درمیان ادروائز جو تعلقات ہیں، ان کی نوعیت آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2024 میں پاکستان اور جارڈن کے درمیان جو تجارت تھی وہ صرف $47 ملین کی تھی، دیٹس اٹ، صرف $47 ملین۔ جبکہ وہاں پر وہ کوئی 2 دن انہوں نے قیام کیا، وہاں پر ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور جارڈن کے درمیان کون سے ایسے اسٹریٹجک تعلقات ہیں جن کے لیے ایک فوج کے سربراہ کو اس ملک میں 2 دن گزارنے پڑے؟ لیکن بہرحال وہ وہاں گئے، 25 اور 26 نے گزارا، 27 کو وہ صبح ریاض پہنچے۔ ریاض اس وقت پہنچے، یعنی سعودی عرب، جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پہنچے، اور ان کی وہاں پر پھر ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی۔ تو گویا جو بات چیت مصر سے شروع ہوئی تھی، اردن، اور اس کے بعد پھر یہاں، تو وہ جو کڑی بنتی ہے تو وہ یہی بنتی ہے کہ سعودی عرب ان ممالک میں شامل ہے جس نے کہ امریکہ کو، یہاں پر امریکی میڈیا بھرا ہوا ہے ان خبروں سے کہ اس نے ان کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم ابراہیم ایکارڈ جو ہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کچھ گراؤنڈز چاہیے۔ اور پاکستان کے ساتھ ان کا اچانک جو دفاعی معاہدہ ہے، اس کے بارے میں ہر قسم کی چہمگوئیاں بھی اسی لیے ہیں کہ اتنا سیکرٹ ہے کہ آج تک پاکستانی پارلیمان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، پاکستان نے کیا کمٹ کیا ہے، کیونکہ ایک جو زبان اس کے اندر استعمال کی گئی تھی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، وہ تو بالکل جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا، کیونکہ جب افغانستان نے پاکستان پر حملے کیے تھے تو سعودی عرب خاموش رہا تھا، بلکہ اس نے آج تک اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس کی بھی کلئی کھل گئی۔ پھر جو پاکستان اور سعودی عرب کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے، ٹھیک ہے، بہت پرانا ہے، اچھا تعلق ہے، لیکن یہ بھی کاروباری نوعیت کے حساب سے اگر آپ اسے دیکھیں تو پاکستان کے لیے بالکل فائدے کا سودا نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر یعنی 2024 میں پاکستان اور سعودی عرب کی جو تجارت تھی باہمی $5.2 ارب تھی، جس میں سے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے اوپر جو مال بیچا تھا وہ 734 ملین کی ایکسپورٹس تھیں پاکستان کی، اور سعودی عرب کی پاکستان پر جو ایکسپورٹس تھیں مینلی تیل کی، وہ $4.47 بلین تھی، کوئی $4.5 ارب۔ تو یوں پاکستان اور سعودی عرب اس وقت اس پورے جو یہاں پر غزہ میں جو فیوچر اس کا بنایا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار شاید سامنے آ سکتا ہے۔ اس میں اب سب سے آخری اور بڑا سوال وہ یہ کہ ان کو اجازت کس نے دی تھی، کیونکہ اس معاملے کو تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی پارلیمان میں آنا چاہیے تھا، اس کو پاکستان کی کیبنٹ کو اپروو کرنا چاہیے تھا، اس پر کہیں اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، ڈسکشن ہونی چاہیے تھی۔ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، لیکن اس پر کہیں بھی ہم نے بات نہیں سنی۔ ہم صرف اسی طریقے سے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ سے خبر سن کر ہم جیسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اور قیاس سے دور رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایماندارانہ رائے دیں، اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ یا نقصان ہے۔ تو اس میں شاید فائدہ شخصیات کا زیادہ ہو، فی الحال پاکستان کا فائدہ مجھے کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ جن ممالک کے ذریعے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ پاکستان کے کوئی ٹریڈ کے سٹیکس نہیں ہیں، جیو پولیٹیکل سٹیکس بھی بہت کم ہیں۔ تو لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کس بنیاد پر اس قسم کے ایگریمنٹس میں جا رہا ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یہ بات کا سوال ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ اجازت کس نے دی تھی، کس نے یہ حق استعمال کیا تھا، اور کیوں کیا تھا، کس سے پوچھ کر کیا تھا؟ پاکستانی عوام کی اس میں آواز شامل ہے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ اب چلتے ہیں آخری خبر کی جانب، جو کہ استنبول میں جاری پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے بارے میں ہے، جہاں سے اطلاعات مکس آ رہی ہیں۔ جب سے یعنی آج تیسرا دن تھا، ملاقاتیں پھر آج ہوئیں، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جب آج بات چیت شروع ہوئی تو شروع میں کافی زیادہ ہوپس بڑھ گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر بیچ میں شاید کوئی مسئلہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے ایگریمنٹ مکمل طور پر اناؤنس نہ ہو سکا، باوجود اس کے کہ افغان میڈیا اسپیشلی طلوع نیوز تو یہ باقاعدہ اب رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اوور آل ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کا اعلان ہونا باقی ہے، لیکن ابھی تک وہ اعلان نہیں ہوا۔ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ وہ اعلان ہو، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی مکمل طور پر ہو، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو یہ معاملات ہیں ان کو نارملائز کیا جائے، ان کو نارملائز ایسے کیا جائے کہ جس میں دونوں ممالک زیادہ محفوظ ہوں، اور دونوں ممالک ترقی کریں تو ایک ساتھ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، اور زیادہ اچھے طریقے سے اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں۔ تو تبھی آگے بات بنے گی، تبھی پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور تب ہی افغانستان کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ واقعی اچھی اطلاعات ہیں کہ شاید ہوپس بڑھ گئی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ آئی ہوپ کہ جلد از جلد ہو، اور آئی ہوپ کہ اس پر عمل درآمد ہو، اور آئی ہوپ کہ ان علاقوں میں امن بھی جلد از جلد آئے۔ اور آخر میں تھوڑا ذکر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، جن کی فوج کے سربراہ میجر جنرل یوسف میوف الحلامی پہنچے ہیں بھارت، اور ان کا بہت اچھا استقبال کیا ہے جنرل اپیندرا دیویدی، جو کہ بھارتی چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ وہاں پر شاید یہ روٹین کا دورہ ہے،
لیکن سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اس خطے کے باقی ممالک کے جو فوجی افسران ہیں وہ مختلف ممالک میں جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے جو جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کے جو سربراہ ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ بنگلہ دیش پہنچے ہوئے ہیں، وہ بنگلہ دیش میں ملاقاتیں کر رہے تھے، پہلے وہ مالدیوز میں تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس خطے میں آپ کو کافی زیادہ ڈپلومیسی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فوجی سفارتکاری زیادہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو فوج کے سربراہ ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور شاید کم از کم جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے سربراہ ہیں فوج کے، وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ دیکھیں گے پاکستان بھی شاید وہ آئیں، لیکن اس کے بارے میں بھی واضح اطلاع نہیں ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔